नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विथ जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राष्ट्रपति सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रपति की साधारण कार्यम शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और कार्यपालिका शक्तियों का हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है और विधायी शक्तियाँ हम चला रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विधायी शक्तियों की चर्चा की थी। आज हम उससे आगे की विधायी शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपसे निवेदन यही है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि 1 मिनट में 2 मिनट में ना तो आप मेरे पढ़ाए विषय को समझ सकते हो, ना ही मेरे को समझ सकते हो। 1 मिनट में 2 मिनट में हम किसी व्यक्ति को नहीं समझ सकते, उसके मैटर को नहीं समझ सकते, विषय वस्तु को नहीं समझ सकते। हमको कम से कम उसको 5-10 मिनट तो देना ही चाहिए, तब जाकर हम उसको समझ पाएंगे, वो भी कुछ मात्रा में। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, धैर्य के साथ में देखें। यकीन मानिए मित्रों, मैं आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ ही उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आगे की। दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को हम पढ़ रहे थे और जो पढ़ रहे हैं उसके आगे की बात करें तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होती है। कुछ विधेयक होते हैं ऐसे जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो मुख्य रूप से वो कौन से विधेयक है जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेना होता है। तो एक तो आपने नाम सुना होगा, धन विधेयक होता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, लाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, इससे संबंधित कोई विधेयक लाना है तो हमको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। या फिर भारत की संचित निधि से कोई खर्चा करना है तो इसके लिए भी हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पर पहली लाइन यही लिखी हुई है मित्रों, कुछ विशेष विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे धन विधेयक की बात करें तो 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है और 110 में इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद में। प्रक्रिया का मतलब इसको संसद में किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, लाया जाएगा, और परिभाषित का मतलब कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर शामिल की जाए ताकि धन विधेयक माना जाए। वो परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे संसद वाले मैटर में। भारत की संचित निधि से खर्चा करने संबंधी कोई विधेयक लाना है तो इसके लिए हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। संचित निधि क्या होती है दोस्तों? हम 2 प्रकार की निधियाँ होती है केंद्र सरकार पास में। एक भारत की संचित निधि, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में मिलता है भारत की संचित निधि का, और एक होती है आकस्मिक निधि, उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में मिलता है। ये होती क्या है? जैसे सामान्यतः हम बैंक में 2 प्रकार के अकाउंट रखते हैं। एक रखते हैं चालू खाता, कभी पैसा निकाल लिया, जरूरत पड़ी डाल दिया, निकाल लिया, और एक एफडी करा के छोड़ देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगी। तो जो चालू खाता है, सेविंग अकाउंट है हमारा, वो है संचित निधि। यहाँ से आवश्यकता पड़ने पर सरकार पैसा निकाल लेती है अपने खर्चे के लिए। किसी योजना को शुरू करने के लिए उसमें पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए सरकार यहाँ से पैसा ले सकती है संचित निधि से। आकस्मिक निधि में पैसा इमरजेंसी के दौरान लिया जाता है। जैसे देश में कोई समस्या आ गई, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के अंतर्गत देश के अंदर आर्थिक मंदी आ जाती है बहुत भयंकर तरीके से, सरकार पास पूरा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर सरकार पास में एक ही उपाय बचता है कि जो आकस्मिक निधि है, जो एफडी एक तरीके से, उसके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसों को निकाले और अपने काम में ले। तो ये 2 प्रकार की निधियाँ होती है केंद्र सरकार पास में। संसद वाले मैटर में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, इससे संबंधित कोई विधेयक लाना है तो हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आगे जब पहले चर्चा करते हैं थोड़ी संसद। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। अब संसद अकेली कानून का निर्माण नहीं कर सकती। संसद कानून संबंधी जो उसको कानून बनाना है उससे संबंधित विधेयक पास करती है, उसके बाद में वो राष्ट्रपति पास में भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब उसे अपनी अनुमति देते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो विधेयक कानून का रूप ले पाता है, अन्यथा नहीं। ये हम लोग आराम से अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित करके भेजे गए विधेयक के संबंध में क्या कर सकता है? आर्टिकल 111 के अंतर्गत इसकी हम बात करते हैं। जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत उससे अपनी अनुमति यथाशीघ्र, ऐसा लिखा हुआ है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को यथाशीघ्र अपनी अनुमति देंगे या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। या तो अनुमति दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, यथाशीघ्र, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे। यथाशीघ्र शब्द अनुच्छेद 111 के साथ में लिखा हुआ है कि वो यथाशीघ्र संसद द्वारा पारित की गई विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर या तो वो उसको तुरंत अनुमति दे देंगे या कुछ समय बाद में दे देंगे या फिर उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं अपने कुछ सुझावों के साथ में, अपने कुछ जिन उस विधेयक के संबंध में किसी टॉपिक को लेकर, किसी बिंदु को लेकर यदि राष्ट्रपति महोदय को कुछ लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ है तो वो उसको वापस भेज सकते हैं उसके साथ में। संसद राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर उस विधेयक को दोबारा पारित करती है या फिर जैसा पहले पारित किया था उसी रूप में पारित कर देती है और फिर राष्ट्रपति पास में भेजती है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होती है। यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान में रखना है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया, वापस आ गया विधेयक, तो राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, फिर वो इसको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, अब ये जो विधेयक पारित होके आते हैं फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, इसके संबंध में हम वीटो शक्ति का भी अध्ययन करते हैं कि वीटो शक्ति क्या होती है। तो वीटो शक्ति, वीटो जैसा शब्द हमारे संविधान में से कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, वीटो शब्द को कहीं पर भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वीटो का मीनिंग क्या होता है? वीटो का, ये जो वीटो है इसका मीनिंग होता है निषेध करना। इसका मीनिंग होता है निषेध करना, मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, निषेध करना। ठीक है, जैसे कि यूएनओ है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी मेंबर है और उन 5 स्थायी मेंबरों को वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है किसी विषय पर और उस पर अधिकतर सदस्य सहमत हो जाते हैं, उन 5 स्थायी सदस्यों में से भी यदि 4 सदस्य उस प्रस्ताव से सहमत है और एक सदस्य असहमत है, उसने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया है, तो फिर उस प्रस्ताव पर आगे कोई चर्चा नहीं होती है, उस पर कोई आगे प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी कि उसने निषेध कर दिया, उसके लिए मना कर दिया। तो वीटो शक्ति एक प्रकार से मना करने से है किसी विषय वस्तु के लिए, किसी विषय के लिए। तो यहाँ पर वीटो शक्ति हमारे संविधान में से परिभाषित नहीं की गई है। ठीक है, और किसी भी राज्य के राज्य का मतलब यहाँ पर हम इंटरनेशनल पॉलिटी के हिसाब से बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके अंतर्गत हम किसी देश को राज्य के नाम से भी कह सकते हैं। अमेरिका राज्य, चाइना राज्य, पंजाब राज्य, पाकिस्तान राज्य, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। वैसे देश होते हैं लेकिन राज्य हम बोल सकते हैं। तो किसी भी राज्य के कार्यकारी प्रमुख को 4 प्रकार के वीटो प्राप्त हो सकते हैं, वीटो शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। कौन कौन सी है? आत्यांतिक वीटो शक्ति। आत्यांतिक वीटो शक्ति के अंतर्गत
राष्ट्रपति जो कार्यकारी प्रमुख होता है किसी भी देश का, वो संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अनुमति देगा नहीं देगा बाद की बात है, लेकिन उसको वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है। आगे आता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और संसद यदि उस विधेयक को, पहले तो साधारण बहुमत से पारित किया था, अब यदि उस विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से अर्थात विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना ही होता है। तीसरा है निलंबनकारी वीटो शक्ति। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, निलंबन कर सकता है, देरी कर सकता है उसको वापस भेजकर। और इस निलंबनकारी वीटो शक्ति के अंतर्गत संसद उस विधेयक को साधारण बहुमत से वापस भेजती है पारित करके, तो फिर से राष्ट्रपति के पास आएगा, तो फिर राष्ट्रपति को उसे अपनी अनुमति देना ही होता है। ठीक है मित्रों, और आगे है ये पॉकेट वीटो, जिसको हम जेबी वीटो शक्ति भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति कोई भी किसी भी देश का कार्यकारी प्रमुख जब इस पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, तब वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को ना तो अपनी अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से मना करता है। मतलब उसको अपने मेज पर रखे रहने देता है, या फिर साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वो जेब में डालकर बैठ जाता है, उसको अनुमति नहीं देता है, नहीं हाँ करता है नहीं मना करता है। ऐसी कंडीशन में वो विधेयक लैप्स हो जाता है, खारिज हो जाता है, कानून नहीं बन पाता है। तो पॉकेट वीटो ये है। तो इस प्रकार से किसी भी राज्य के किसी भी देश के कार्यकारी प्रमुख को ये 4 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है: आत्यांतिक वीटो शक्ति, विशेषित वीटो शक्ति और निलंबनकारी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति। ये सब तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है मित्रों, इन 4 वीटो शक्तियों से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है? कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है? क्वेश्चन ये है। 4 ऑप्शन यूँ के यूँ आएंगे, क्वेश्चन बनकर आएगा कौन सी है कौन सी नहीं है, कौन सा गलत है कौन सा सही। तो यहाँ पर हमको चयन करना है। आपने अपने मस्तिष्क में जो भी सोचा हो, अपने मन में जो भी विचार लाया हो इसके संबंध में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो विशेषित वीटो शक्ति है, विशेषित वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति इस विशेषित वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये और बाकी तीनों शक्तियाँ, आत्यांतिक वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति और निलंबनकारी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कब करता है? इसका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में करता है। पहले परिस्थिति, विधेयक यदि किसी गैर सदस्य के द्वारा लाया गया हो, गैर सदस्य द्वारा लाया गया हो। गैर सदस्य किसे कहते हैं? गैर सदस्य उसे कहते हैं जो संसद का सदस्य तो है, मेंबर तो है, लेकिन सरकार का मंत्री नहीं है। उसको हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। अगर इसने कोई विधेयक लाया है तो राष्ट्रपति उस पर आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो दूसरी कंडीशन है मित्रों, सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए बिल पर, सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर, सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर भी राष्ट्रपति
आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए विधेयक पर कब करते हैं? जैसे संसद ने अभी वर्तमान जो मंत्रिपरिषद हमारी, उसके किसी मेंबर ने विधेयक लाया, संसद में पास हुआ और पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति ने उस पर अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है और दूसरे दिन जो मंत्रिपरिषद है वर्तमान में वो अपना त्यागपत्र दे देती है या उसका विघटन हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति ने अभी तक उस विधेयक को अपनी अनुमति नहीं दी है। अब वो अनुमति कब देंगे? जब नया मंत्रिमंडल बनेगा, वो उनको परामर्श करेगा तब। यदि नया मंत्रिमंडल जो बना है उनको परामर्श करता है कि आपके पास जो विधेयक पड़ा हुआ है, जिस सरकार ने, जिस मंत्रिमंडल ने उसको बनाया था, उसको आप अनुमति दे दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देंगे। और यदि नया मंत्रिमंडल उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए सहमत नहीं है, अनुमति नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति उस सरकारी विधेयक को भी अपनी अनुमति नहीं देंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कौन सी कंडीशन में करता है। दोनों कंडीशन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। निलंबनकारी वीटो शक्ति मित्रों, इसमें क्या करता है? वो किसी विधेयक को संसद में पुनः भेज देता है, पुनः भेज देता है। इसका मीनिंग वैसे हम लेना चाहे तो अर्थ होता है देर करना। देर करना, इसका मीनिंग ये होता है। तो निलंबनकारी वीटो शक्ति का मतलब होता है देर करना। इस वीटो शक्ति का प्रयोग यदि राष्ट्रपति करते हैं तो जो विधेयक आया है उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और उसमें कुछ समय के लिए देरी कर सकते हैं, अपने कुछ संशोधनों साथ में भेज सकते हैं, कुछ सुझाव साथ में भेज सकते हैं। और फिर संसद यदि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में पुनः भेजती है किसी भी रूप में पारित करके, चाहे से मूल रूप में, चाहे से उसमें कुछ परिवर्तन करके, तो ऐसी कंडीशन में उस विधेयक को राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना ही होता है। तो निलंबनकारी वीटो शक्ति में हमको ये ध्यान में रखना है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है? कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास में आया हो तो राष्ट्रपति उस विधेयक को ना तो अनुमति देते हैं, ना ही अनुमति देने के लिए मना करते हैं। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति ने जिस शक्ति का प्रयोग किया है उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो या फिर जेबी वीटो शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है? ना तो वो विधेयक कानून बन पाएगा, ना ही कुछ प्रोसेस उसके बारे में हो पाएगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो मित्रों वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह 1986 में। और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और किस विधेयक के संबंध में किया था? तो वो था भारतीय डाक संशोधन, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। इसको अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने मना क्यों किया? भारतीय डाक संशोधन विधेयक में राजीव गांधी सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान किए थे जो डेमोक्रेसी के अनुसार ठीक नहीं थे। जैसे मुख्य रूप से मैं यहाँ पर दो प्रावधान बताना चाहूँ इसके विषय में। तो पहला तो यह है कि इस भारतीय डाक संशोधन विधेयक के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। अर्थात मीडिया, कुछ विषय ऐसे निर्धारित कर दिए गए थे कि मीडिया इन विषयों पर कोई भी न्यूज़ चलाने से पूर्व सरकार से अनुमति लेगी। दूसरा, इसके अंदर ये भी प्रावधान किया गया था कि जो पोस्टमैन होता है, जैसे मैंने
किसी के लिए चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, तो वो पत्र संबंधित व्यक्ति के पास में पहुंचाने से पूर्व डाकिया उस पत्र को खोलकर पढ़कर देख सकता था। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 21 का वॉलेंस होता है, जिसमें मेरी निजता का हनन होता है। मैंने किसी व्यक्ति को क्या लिखा है, क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा है, क्या उसमें गोपनीयता है, वो मेरी भंग हो सकती थी। इस वजह से राष्ट्रपति महोदय ने इस विधेयक के ऊपर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो हमको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये पूरा होता है, हाँ, पॉकेट वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। वीटो शक्तियाँ क्यों दी गई है? वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति को क्यों दी गई है? तो इसको देने का कारण है संसद द्वारा जल्दबाजी में पारित किए गए किसी भी विधेयक को पारित होने से रोकना, जो कि संविधान के अनुकूल नहीं है। मुख्य कारण यही है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति क्यों दी गई है। संसद ने, सरकार ने ऐसा कोई विधेयक पारित किया है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित होने से रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, या वापस आता है तो फिर उसको अनुमति देनी होगी, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं जो संसद का कानून बनाती है उसके अंदर एक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की चर्चा करना चाहूँगा। उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है मित्रों? संसद ने एक कानून पारित किया, कोई विधेयक पारित किया, और विधेयक पारित करने के बाद में राष्ट्रपति के पास में गया और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो अगर वो विधेयक, वो कानून अगर गलत बना है, तो क्या न्यायपालिका के समक्ष मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है? क्या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो मित्रों, इस उत्तरदायित्व, वैधानिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्रिपरिषद उस विधेयक के संबंध में न्यायपालिका के समक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदेही नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हस्ताक्षर मंत्रिपरिषद ने नहीं किए हैं, राष्ट्रपति महोदय ने किए हैं। जैसे मान लो हम किसी ऑफिस में कहीं पर काम कर रहे हैं, वो पूरा मसौदा, किसी पत्र को हमने लिख लिया और उस पर किसी संस्था के मालिक ने साइन कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना होगी। जिसने साइन किया है वो जवाबदेह होगा कि यहाँ पर ये गलत क्यों हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ तक तो राष्ट्रपति जिम्मेदार माना जाएगा। तो क्या फिर राष्ट्रपति न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी होंगे? क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है? तो मित्रों, इस उत्तरदायित्व सिद्धांत के अंतर्गत ही मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने पढ़ा था आर्टिकल 361, जिसमें राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है। उन विशेष अधिकारों के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकते। इसलिए संसद ने विधेयक पारित किया, राष्ट्रपति पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किया और कानून बन गया। हाँ, अगर न्यायपालिका में कोई इसको चुनौती देता है तो न्यायपालिका संविधान के अनुकूल नहीं पाए जाने पर उसको खारिज जरूर कर सकती है, शून्य जरूर घोषित कर सकती है। तो ये वैधानिक उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखना है। और वीटो शक्ति का प्रयोग, क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा नहीं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रों इस संबंध में आपको बताना चाहूँ, राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है और बाध्य किया गया है उनको 24वें संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन 1971 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत
राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक संबंधी विधेयकों को अपनी अनुमति देनी होती है। तो हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, उनको देना ही होगा। अब आगे हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आर्टिकल। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी वीटो शक्तियों संबंधित जानकारी और इसके बाद में हम आर्टिकल 123 का अध्ययन करते हैं। आर्टिकल 123 में क्या लिखा हुआ है, अध्यादेश संबंधी क्या शक्ति है। मुझे लग रहा है मित्रों शायद आज टाइम थोड़ा जल्दी हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम अनुच्छेद 123 को बड़े विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो मित्रों, पूरा देखने से हमको समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।